तमाम दोस्तों को सलाम और आदाब। मैं कुछ दिनों से ये वीडियो बनाने के बारे में सोच रहा था क्योंकि मेरे पास दोस्तों की, जानने वालों की काफ़ी क्यूरीज आ रही थी और दोस्त जानना चाह रहे थे कि वो ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं तो किस वीज़े पर आ सकते हैं, और यहाँ की शहरियत कैसे हासिल की जा सकती है, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन सिस्टम काम कैसे करता है, वगैरह वगैरह। तो फर्दन फर्दन सबको जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लिहाजा मैंने सोचा कि एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाए जिसमें इन बातों का अहाता कर लेते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देता हूं जिससे आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी कि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन सिस्टम काम कैसे करता है और यहाँ पर ऐसे कौन से प्रोफेशंस हैं जिनमें स्किल्ड वर्कर की शॉर्टेज है। देखिए, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से तकरीबन 7-8 गुना बड़ा मुल्क है, लेकिन यहाँ की आबादी पाकिस्तान के मुकाबले में काफ़ी कम है। सिर्फ 2-2.5 करोड़, यानी लाहौर या कराची जितनी, या शायद इससे भी कम। लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एक डेवलप्ड कंट्री है और यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, इसलिए हर साल यहाँ पर तकरीबन 70-80 हज़ार स्किल्ड वर्कर की शॉर्टेज होती है। और इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए ऑस्ट्रेलियन सरकार दुनिया भर से स्किल्ड वर्कर को इनवाइट करती है कि वो यहाँ की इमिग्रेशन रिक्वायरमेंट को पूरा करें और यहाँ के शहरी बन जाएं। लेकिन ये सिस्टम काम कैसे करता है और ऐसे कौन से प्रोफेशंस हैं जिनमें स्किल्ड वर्कर की शॉर्टेज है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन प्रोफेशंस की जिनमें स्किल्ड वर्कर की शॉर्टेज है। मैं इन प्रोफेशंस को दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर देता हूं। एक है व्हाइट कॉलर प्रोफेशंस और दूसरे हैं ब्लू कॉलर्स प्रोफेशन। व्हाइट कॉलर प्रोफेशंस में इनको दुनिया भर के डेवलप्ड कंट्री की तरह मेडिसिन से रिलेटेड प्रोफेशनल्स की काफ़ी ज़रूरत है। यानी कि अगर आप जनरल प्रैक्टिशनर्स हैं, वेट हैं यानी कि जानवरों के डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, पैरामेडिक्स हैं, नर्सेज वगैरह, तो इस तरह के जो है मेडिकल से रिलेटेड प्रोफेशनल्स की काफ़ी ज़रूरत है। इसी तरह अगर आप इंजीनियरिंग के शोबे में आ जाएं तो इनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स चाहिए, इनको सिविल इंजीनियर्स चाहिए, इनको मैकेनिकल इंजीनियर्स चाहिए, इनको बायोमेडिकल इंजीनियर्स चाहिए। इसी तरह से इनको टीचर्स चाहिए, प्राइमरी स्कूल के टीचर्स चाहिए, सेकेंडरी स्कूल के टीचर्स चाहिए। अभी भी इनको आईटी प्रोफेशनल्स काफ़ी चाहिए। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, प्रोग्रामर हैं, और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स काफ़ी चाहिए। अकाउंटिंग के शोबे में भी रिक्वायरमेंट है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अकाउंटेंट हैं, ऑडिटर्स हैं, इसी तरह से एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स चाहिए। ये थोड़े से मैंने प्रोफेशंस आपको बताए व्हाइट कॉलर्स। अब आप बात कर लेते हैं ब्लू कॉलर्स प्रोफेशन की, ऑस्ट्रेलिया में जिनको ट्रेड सर्विसेज या ट्रेड से रिलेटेड प्रोफेशंस कहा जाता है, या आप पाकिस्तान में या उर्दू में जिनको हुनरमंद अफराद या जो मिस्त्री या कारीगर लोग हैं, उनकी भी काफ़ी रिक्वायरमेंट है। तो इनको मोटर मैकेनिक्स की काफ़ी ज़रूरत है, यानी कि अगर आप गाड़ियाँ, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स, मोटरसाइकिलें वगैरह ठीक कर सकते हैं तो इनकी बड़ी रिक्वायरमेंट है ऑस्ट्रेलिया में। इसी तरह एसी टेक्नीशियंस बड़ी तादाद में चाहिए। अगर आप को बड़े बड़े चिलर्स में काम करने का तजुर्बा है तो उनकी रिक्वायरमेंट है। इसी तरह से प्लम्बर्स चाहिए, इलेक्ट्रिशियंस चाहिए, फिटर्स चाहिए, फैब्रिकेटर्स चाहिए, पेंटर्स चाहिए, और शेफ़ और जो कुक्स हैं उनकी वो काफ़ी चाहिए। लेकिन आप इसका तरीकाकार क्या है, मतलब अगर आपको गाड़ियाँ ठीक करनी आती हैं लेट्स से, और आप एक बहुत अच्छे मैकेनिक हैं, आपकी मोहल्ले में एक छोटी सी वर्कशॉप भी है और आपको गाड़ियाँ बड़ी अच्छा तरह से ठीक कर सकते हैं, तो क्या आप ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास आपके फील्ड की फॉर्मल एजुकेशन भी हो। मसलन अगर आप मैकेनिक हैं तो आपने मोटर मैकेनिक का डिप्लोमा लिया हुआ हो, 2 साल का या 3 साल का, या आपके पास एसोसिएट डिग्री हो किसी पॉलीटेक्निकल इंस्टीट्यूट से, सरकारी मंजूर शुदा जो पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट होते हैं। जैसे कराची में काफ़ी पुराना इदारा है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, तो अगर आपने वहाँ से या पाकिस्तान के किसी भी पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट से आपने मंजूर शुदा पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट से अगर आपने पढ़ा हुआ है तो ये डिग्री एक्सेप्टेबल होगी। इसी तरह से आपका जो तजुर्बा है वो किसी मोहल्ले की दुकान का नहीं होना चाहिए, मोहल्ले की वर्कशॉप का नहीं होना चाहिए, बल्कि आपने किसी रेप्यूटेबल इदारे से आपका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि अगर पाकिस्तान में मिसाल लें, सुजुकी या होंडा या टोयोटा मोटर्स में आप काम करते रहे हो, या ऐसी किसी बड़ी वर्कशॉप के अंदर जो किसी रेप्यूटेबल यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में एज ए मैकेनिक अगर काम किया है तो वो तजुर्बा एक्सेप्टेबल होगा, वो एक्सपीरियंस एक्सेप्टेबल होगा। इसी तरह से अगर आप शेफ़ हैं या कुक हैं तो आपकी फॉर्मल इसकी एजुकेशन होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आपने
का तजुर्बा जो है वो भी किसी छोटे से मोहल्ले का रेस्टोरेंट का नहीं हो, बल्कि किसी बड़े होटल का 3 स्टार 4 स्टार या 5 स्टार होटल का होना चाहिए। यानी कि आपको किसी बड़े किचन को हैंडल करने का तजुर्बा होना चाहिए। अच्छा, अब हम इसी तरह से अगर आप डॉक्टर हैं तो आपकी जो आपने किंग एडवर्ड या डाउ मेडिकल कॉलेज से पढ़ा हुआ होगा और आपकी डिग्री मंजूर शुदा होगी, या आपने किसी भी मंजूर शुदा कॉलेज से पढ़ा हुआ होगा। इसी तरह से अगर आप इंजीनियर हैं तो आपने NID या यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी या इसी तरह के किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ होगा और आपकी डिग्री मंजूर शुदा होगी। अगर आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री अमेरिकन अकॉर्ड से जो है वो से मंजूर भी है तो फिर तो और भी अच्छी बात है। तो इस तरह से ये आपकी डिग्री और आपका प्रोफेशन जो है, आपका एक्सपीरियंस काउंट होता है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं, ये हमने थोड़े से प्रोफेशंस की बात की, अब हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन सिस्टम काम कैसे करता है। देखिए, ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन सिस्टम पॉइंट बेस्ड सिस्टम है और ये पॉइंट के ऊपर आपकी एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज और आपकी स्किल्स को एनालाइज करते हैं। आपकी हर स्किल्स और के जो है कुछ पॉइंट्स हैं दे दिए गए हैं, और अगर आप जो है वो 65 पॉइंट्स कर लेते हैं तो आप इस बात के अहल हो जाते हैं कि आप ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन अप्लाई कर लें। मिसाल के तौर पर आपकी जो है वो एजुकेशन के कुछ पॉइंट्स हैं, आपकी एज के पॉइंट्स हैं, आपके एक्सपीरियंस के पॉइंट हैं और आपकी अंग्रेजी बोलने की इस्तेदाद के पॉइंट्स हैं। बिकॉज यू आर कमिंग टू द इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री एंड इंग्लिश स्पीकिंग सोसाइटी, तो अगर आपकी अंग्रेजी अच्छी है तो आपको अंग्रेजी के भी पॉइंट्स मिल जाते हैं। अगर आपने PT या IELTS में अच्छा स्कोर किया हुआ है, हम जो है वो IELTS को यार्ड स्टिक बना लेते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल नो अबाउट IELTS। तो अगर आपका 7 बैंड है तो आपको 10 पॉइंट्स मिल जाते हैं, बट इफ यू कैन स्पीक एंड कम्युनिकेट इन इंग्लिश लाइक अ नेटिव स्पीकर और आपका 8 या 9 का बैंड है तो आपको 20 पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसी तरह अगर आपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स किए हुए हैं तो आपके 15 पॉइंट्स हैं, और अगर आपने PhD किया हुआ तो आपके 20 पॉइंट। इसी तरह अगर आपका जितना एक्सपीरियंस ज्यादा होगा उतने ज्यादा पॉइंट्स होंगे। इसी तरह अगर आप एज बिटवीन 25 एंड बिलो 33 हैं तो आपको सबसे ज्यादा 30 पॉइंट्स मिल जाते हैं, और अगर आप 25 से कम है तो आपके थोड़े कम पॉइंट हैं। अगर 33 से ऊपर चले जाते हैं तब भी आपके थोड़े से पॉइंट कम हो जाते हैं। तो इस तरह से ये पॉइंट सिस्टम है, और जिससे आपको मुख्तलिफ पॉइंट्स आप अपनी स्किल्स और अपनी एबिलिटीज़ के मुख्तलिफ पॉइंट्स बनाते हैं और आप फिर इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपके 65 पॉइंट्स हैं, 65 पॉइंट्स, तो क्या आपको इमिग्रेशन मिल जाएगी? तो इसका जवाब है कि आपको इमिग्रेशन मिल भी सकती है और नहीं भी। वो कैसे? देखिए, हम मिसाल ले लेते हैं IT की, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत से लोगों ने IT के फील्ड में इमिग्रेशन ली है। लेट्स से कि इस साल उनको ऑस्ट्रेलिया में 3000 IT प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है। जरूरी नहीं है कि 3000 ही है, हो सकता है ज्यादा, हो सकता कम हो, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। लेकिन दुनिया भर से 10,000 IT के एप्लीकेंट्स जो है वो अप्लाई कर देते हैं। अब क्या होगा? तो क्या करेंगे कि वो सिंपल 65 पॉइंट्स वालों को फिल्टर आउट कर देंगे और जो है वो 70 पॉइंट्स वालों को कंसिडर कर लेंगे। लेकिन अगर 70 पॉइंट्स वाले भी 3000 से ज्यादा है तो वो 70 पॉइंट्स वालों को भी फिल्टर आउट कर देंगे। इस तरह से 80, 90, 100 हो सकता है पॉइंट्स वालों को ऐसे लोग बचे जिनके 3000 पॉइंट्स हैं, जिनकी 3000 एप्लीकेंट्स रह जाए जिनके 100 पॉइंट्स हैं, तो उनको जो है इमिग्रेशन दे दी जाएगी। बिल्कुल इसी तरह जैसे पाकिस्तान में मेडिकल या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के में दाखिलों के वक्त होता है कि 60-70% के ऊपर आपको आप अहल होते हैं कि आप अप्लाई करें, लेकिन मेरिट लिस्ट बनते बनते 80, 90 या 95% तक चली जाती है। बिल्कुल इसी तरह से ना हो सकता है आपको 95 पॉइंट्स के ऊपर 3000 एप्लीकेंट बचे और आपको IT में मिल जाए। तो इस तरह से ये काम करता है। अच्छा, अब दूसरा ये है कि आपको जो है वो कौन सी जो है वो एज है जिसमें आपको इमिग्रेशन जो है वो अप्लाई करना चाहिए। देखिए, अगर तो आप किसी भी जो है परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप किसी भी एज में कर दें अगर आपका प्रोफेशन स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में है। लेकिन मेरे ख्याल में कि अगर आपकी एज, जैसे मैंने बताया कि 25 से 33 साल के नीचे दरमियान में आती है, आप फॉल करते हैं,
تو اس میں تھوڑا سا آپ کو ایج مل جاتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کی ایج کے پوائنٹس بہت زیادہ ہوتے ہیں. اب صرف 30 پوائنٹس آپ کو ایج کی وجہ سے مل جاتے ہیں. انہوں نے اس ایج گروپ کو زیادہ پوائنٹس کیوں دیے ہیں؟ تو ریزن تو آبویس ہے، کیونکہ دیکھیے آپ اس ایج میں ینگ ہوتے ہیں، انرجیٹک ہوتے ہیں، آپ کا پے لوڈ زیادہ نہیں ہوتا، آپ کا بیگیج زیادہ نہیں ہوتا، آپ ہیلدی ہوتے ہیں، کیونکہ آپ نے جو ہے وہ یہاں پر تعلیم اور صحت وغیرہ جو ہے وہ سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو آپ یہاں کی ایجوکیشن سسٹم کے اوپر یہاں کے ہیلتھ سسٹم کے اوپر زیادہ بوجھ نہیں بنتے ہیں. اور یہاں پر کیونکہ جو ریٹائرمنٹ ایج ہے وہ بھی 70 ایئر ہے، تو اس لیے آپ بہت لمبے عرصے تک آپ ان کی جو ہے لیبر فورس کا حصہ رہیں گے. اسی طرح سے کیونکہ آپ جیسے میں نے، آپ نے یا سب نے 22-23 سال میں اپنی فارمل ایجوکیشن فنش کی ہوگی، اور پھر اس ایج تک آتے آتے ہمارے پاس 2-4-6 سال کا تجربہ بھی ہوتا ہے. تو ہم ینگ بھی ہیں، تجربہ بھی ہے آپ کے پاس اس ایج میں، تو آپ بڑے کسی بھی لیبر فورس کے لیے آئیڈیل ہوتے ہیں اس ایج میں. اسی وجہ سے وہ جو ہے آپ کو اس ایج گروپ کے زیادہ جو ہے وہ پوائنٹس دیے گئے ہیں. اچھا، اب اگلا سوال یہ ہے کہ آپ کو، میں نے تو خیر آپ کو جو ہے یہ مختصراً بتایا کہ جو کون سے پروفیشنز ہیں جو جن میں اسکلڈ آکوپیشن لسٹ میں جو آتے ہیں، فال کرتے ہیں. اگر آپ کو بہت ساری لسٹ ہے، بہت سارے پروفیشنز ہیں جن کی ڈیٹیل آپ چیک کر سکتے ہیں. آپ نے صرف گوگل پہ لکھنا ہے SOL اسکلڈ آکوپیشن لسٹ آسٹریلیا، اور آپ کو لنک باہر نکل کے آ جائے گا. یا آپ ڈائریکٹ لکھ دیں IMMI.gov.au، یا جو ہے آپ وہاں سے بھی آپ اس کو نکال سکتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ نے پوائنٹس ٹیبل لینا ہے تو آپ سیدھا گوگل کے اوپر پوائنٹس ٹیبل لکھ دیں آسٹریلیا، تو وہ بھی آپ کو گوگل سے لنک مل جائے گا. یا جیسے میں نے بتایا ایم ای پر چلے جائیں، یا homeaffairs.gov.au میں امیگریشن کے سیکشن میں چلے جائیں، اور وہاں سے بھی آپ کو یہ مل سکتا ہے. میں نیچے لنک میں بھی اس کو یہ کمنٹس میں بھی لنکس کا جو ہے وہ لکھ دیتا ہوں، تو جس سے آپ بآسانی آپ کو مل جائے گا. اس کے لیے آپ کو کسی ایجنٹ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ انیشیل معلومات آپ خود گھر بیٹھے کمپیوٹر پہ لے سکتے ہیں کہ کیا آپ کا پروفیشن اس میں لسٹ میں ہے یا نہیں ہے، یا اور آپ کے کتنے پوائنٹس بن رہے ہیں. تو آپ کو بخوبی خود ہی اندازہ کر سکتے ہیں، آپ کو کسی ایجنٹ کو پیسے دینے کی اس کے لیے ضرورت نہیں ہے. اچھا، اب کچھ دوست ہیں جو کہتے ہیں کہ انہوں نے ان کا جو پروفیشن ہے، یعنی کہ جس پروفیشن سے وابستہ ہے، وہ اسکلڈ آکوپیشن لسٹ میں فال نہیں کرتا. تو وہ کیا کریں؟ ان کے پاس کیا آپشن ہے؟ وہ کس ویزے پہ آسٹریلیا آ سکتے ہیں؟ تو ایسے دوست جن کا پروفیشن اسکلڈ آکوپیشن لسٹ میں فال نہیں کرتا، ان کے پاس کیا آپشن ہے، اس پر ہم ایک اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا.